हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ। ये आपका अनसोल्ड चल रहा है राजीव प्रकाशन का। सेट नंबर 4 2022 का पेपर है। सेट है 822 AY। ठीक है। यदि आप किसी और अनसोल्ड बेस सेट को देखना चाहें तो ये किसी और नंबर पर मिलेगा। सेट नंबर 4 के स्थान पे 5-6 के और नंबर हो सकता है। चलिए, तो इस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये बहुविकल्प का क्वेश्चन है। 1 का क्या भाग है? किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए, अगर आप p का मान 1 2 3 4 5 रखेंगे, 1 2 3 4 5 रखने पर हमें क्या होगा? देखिए, p है तो p बराबर 1 2 3 4। फर्स्ट पॉइंट तो नहीं होगा इसमें। सेकंड पॉइंट में देखिए, सेकंड पॉइंट में p बराबर मुझे क्या रखना? 1 2 3 4 ये रखूंगा। तो रखो 1 + 1 = 2 रखिए। अब p + 1 है ना, p + 1 तो रखेंगे 2 + 1 = 3। तो 3 + 1 = 4। तो 2 3 4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट में नहीं होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, 2p के मतलब p बराबर 1 2 3 4 ये रखेंगे। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। 2 4 6। ठीक है, 2 4 6। ये मतलब ये क्या है? विषम संख्या, ये सम संख्या है। ठीक है, बताना क्या है? हमें बताना है धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या बताना है? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो रखिए 2p + 1। 2p + 1 में मतलब p बराबर 1 2 3 ये रखते चले जाएंगे आप इस तरह से। तो 2 × 1 + 1 2 × 2 1 3 और 2 × 2 + 2 सॉरी 1 2 2 4 1 5 और 2 × 3 + 1 2 3 6 1 7 3 5 7। ठीक है, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, मतलब इसका फोर्थ पॉइंट ठीक हो जाएगा। 2p + 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 1 के ख पॉइंट पर चलते हैं। 1 का ख पॉइंट है, आपको बिंदु दिए हैं a b c के निर्देशांक आपको दिए हैं। ये त्रिभुज के शीर्ष है। क्या है? त्रिभुज के शीर्ष है। तो वह त्रिभुज होगा, तो यहां लिखेंगे ख पॉइंट में देखेंगे त्रिभुज के शीर्ष। लिखिए त्रिभुज के शीर्ष। त्रिभुज के शीर्ष क्या दिए हैं? a बिंदु के निर्देशांक है -4 और 0 -4 0। b बिंदु के निर्देशांक है वही आपको 4 0 और c भी तथा c बिंदु का निर्देशांक क्या है भाई? 0 3 है। 0 3 है। तो अब हमें क्या करना है? इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और CA के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। निकालिए, तो निकाल लेंगे सबसे पहले AB मतलब A और B के बीच की दूरी √ फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √(x2 - x1)। तो देखिए -4 और ये होगा -4 का स्क्वायर और प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो -4 -8 का वर्ग और 0 - 0 मतलब 0 का स्क्वायर। तो -8 का वर्ग कितना हो गया जी? 64 और 64 का वर्गमूल कितना हो गया? 8। AB हो गया। अब निकालना है BC कितना हो जाएगा? देखिए 4 - 0 का स्क्वायर और प्लस 0 - 3 का स्क्वायर। 4 - 0 कितना हो गया? 16। मतलब 4 में से 0 घटाऊंगा तो 4 का वर्ग 16 और 0 में से 3 घटाऊंगा -3 -3 का वर्ग कितना हो गया? 9। तो 16 9 कितना हो गया? 25 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। AB BC। अब आप निकाल लेंगे CA क्या हो गया भाई? C और A के बीच की दूरी। तो 0 - 4 मतलब 0 + 4 हो जाएगा। 0 + 4 का स्क्वायर और प्लस क्या? 3 - 0 का स्क्वायर। 3 - 0 का स्क्वायर। 0 + 4 0 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग कितना? 16 माइनस यानी कि 3 - 0 3 में से 0 घटा दूंगा तो 3 बचेगा। 3 का वर्ग 9 तो ये कितना होगा? 25 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। तो देखिए BC और CA के बीच की दूरी बराबर है, तो यहां लिखेंगे BC = CA।
तो कह सकते हैं त्रिभुज की दो भुजाएं BC और CA क्या है, बराबर है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये आपका सेकंड पॉइंट होगा, समद्विबाहु त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे इसके गैप पॉइंट पर चलेंगे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। चलिए गैप पॉइंट में देखिए क्या है। गैप पॉइंट में दिया है, देखिए त्रिभुज है आपके पास में, आप इसको ABC, दूसरा त्रिभुज क्या है भाई आपके पास में, दूसरा त्रिभुज है PQR, ABC हो गया, PQR हो गया। तो बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। तो सबसे पहला आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन में किसके, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे हम, AB बटे PQ का स्क्वायर, ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल, ये हो गया AB बटे PQ का स्क्वायर। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो गया, ये हो गया 20 और PQR का क्षेत्रफल कितना हो गया 45, तो 20 बटे 45। अब ये हो गया जी AB बटे PQ का स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, देखिए 5 से इसको काट दूंगा, 5 चौक 20 और 5 9 45, 4 बटे 9 इज इक्वल टू AB बटे PQ का स्क्वायर, AB बटे PQ का स्क्वायर। अब 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का वर्ग, 3 को लिख सकता, 9 को लिख सकता हूं 3 का वर्ग, तो 2 बटे 3 का वर्ग। तो ये हो गया जी AB बटे PQ का स्क्वायर। ठीक है, इसका वर्गमूल ले लीजिए आप, अंडर रूट चढ़ा दो, वर्ग से रूट कैंसिल हो गया, तो 2 बटे 3 इज इक्वल टू AB बटे PQ। तो इसको हम लिख सकते हैं 2:3 बराबर AB अनुपात PQ। तो AB अनुपात PQ निकालना, तो कितना आया भाई 2:3। इसका थर्ड पॉइंट ठीक होगा। ठीक है, इस तरह करेंगे। अब हम 1 का गैप पॉइंट पढ़ेंगे। यदि tan थीटा बराबर 2AB अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो cos थीटा का मान बताना है। देखिए हम किसको किस तरह करेंगे। सबसे पहला आप ये देखिए, आपके पास में एक सर्वसमीकरण होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका गैप पॉइंट है। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा ये जो 1 है, ये वाला 1 उठा करके इधर ले जाइए, ये होगा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सॉरी, आपको चाहिए इसमें किसका मान चाहिए, cos थीटा का। तो आप एक काम करो, tan स्क्वायर थीटा उठाकर इधर ले जाइए आप। ये tan स्क्वायर थीटा इधर जाकर कैसा हो गया, प्लस का हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 प्लस tan थीटा का मान है 2AB अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो 1 प्लस, खोल लीजिए इसको, 2 का वर्ग 4, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको मैं खोल लूंगा, कितना, a की घात 4 b की घात 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। चलिए मुझे लेना है एलसीएम का, मैं एलसीएम ले लूंगा, a की घात 4 b की घात 4 माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये कितना हो गया जी, a की घात 4 प्लस b की घात 4 माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये हो गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, a की घात 4 b की घात 4 स्क्वायर में से 2a स्क्वायर b स्क्वायर घटाऊंगा तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में किसके, a की घात 4 प्लस b की घात 4
ए की घात 4 माइनस ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया जी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया नीचे से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की घात का स्क्वायर। तो है किसके बराबर ये सेक स्क्वायर थीटा के, सेक स्क्वायर थीटा के। चलिए इसका वर्गमूल ले लीजिए आप, वर्गमूल ले लीजिए। तो वर्गमूल क्या हो गया सेक थीटा, सेक थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको एक बात बता दूं, सेक थीटा जो होता है आपका, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा का। ठीक है, 1/cos थीटा। और cos थीटा और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है 1/sec थीटा। ठीक है, तो मैं इसको उल्टा कर सकता हूं, sec थीटा को मैं लिखूंगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, cos थीटा ऊपर ले आऊं, 1 नीचे ले आऊं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब बदल दूं इसको, तो cos थीटा बराबर किसके हो गया, cos थीटा बराबर हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन में किसके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका ये वाला सेकंड वाला पॉइंट ठीक होगा। ठीक है, तो cos थीटा का मान आ गया जी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब सेकंड पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इससे अगले वाला पॉइंट है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, डे पॉइंट है। एक मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बताना है। देखिए डे वाला भाग है, तो एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो यहां लिखेंगे, लिखिए चौकी, लिखिए घड़ी की सुई, घड़ी की सुई, घड़ी की सुई की 1 घंटा, घड़ी की सुई 1 घंटा या घड़ी की सुई 1 घंटा या 60 मिनट में, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाती है, एक चक्कर पूरा लगाती है। किसका, घड़ी का एक चक्कर पूरा लगाती है। तो 1 मिनट में लगाएगी, यानी को 1 मिनट में लगाएगी, 1 मिनट में लगाएगी बराबर 1 मिनट में चक्कर लगाएगी बराबर 1/60, 1/60 चक्कर। अब हमें निकालना है सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। देखिए आपके पास में 1 घंटा है, इसकी इस सुई की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। मतलब वृत्त के आकार का है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो मतलब ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो त्रिज्या दी है इसमें, त्रिज्या r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो यहां लिखिए सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/60 पाई आर स्क्वायर, 1/60 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/60 पाई का मान है जी 22/7। आर कितना है आपके पास में 14 और गुणा 14। ठीक है, इस 7 से मैं 14 को काट दूंगा 2 बार। ठीक है, अब इस 2 से 60 को काट कर 30 बार, तो कितना हो गया 22 गुणा 14/30। ठीक है, चलिए इस 7 से, मतलब इसको आप 2 से काटूंगा, 7 बार ये कट जाएगा, 15 बार ये कट जाएगा, तो 22 सत्ते कितना हो गया 154, 22 सत्ते 154/15, 154/15। चलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे
15 से 154 को भाग देना है, दीजिए 15 से 154 को मुझे भाग देना है, तो 15 धाम कितना हो गया 150, ये कितना हो गया 4, 155 में से 50 घटा दूंगा, 4 दशमलव लगा करके 0 उतार दूंगा, तो 15 दूनी कितने हो गया 30, 15 दूनी 30, ठीक है। अब 40 में से 30 घटा दिया, ये हो गया 100, सॉरी 10 दशमलव लगी एक 0 उतार लेंगे, 15 छिक्का 90, सॉरी 2 बार चलेगा ना ये, 15 दूनी 30, अब 15 छिक्का 90, तो 10.6 पॉइंट समथिंग चलेगा, तो 10.6 सेंटीमीटर, 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करेंगे, ये डै पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में आपका पॉइंट है 7, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध है। तो ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आगे कंपटीशन में भी देखने के लिए मिलेगा। ये इस पे आपको क्वेश्चन भी दिया होगा, मान लीजिए मध्य दे देगा, मध्यिका दे देगा और बहुलक पूछ लेगा, या मध्य दे देगा, बहुलक दे देगा, मध्यिका पूछ लेगा, मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज दे देगा आपको, कोई 2 दे देगा, तीनों में से एक तीसरी चीज पूछ लेगा। अब देखिए इनके बीच में क्या संबंध होता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुना मध्यिका, 3 गुना मध्यिका माइनस 2 गुना समांतर माध्य, 2 गुना समांतर माध्य। तो बहुलक बराबर 3 इंटू मध्यिका, गुणा में मध्यिका को लिख सकेंगे 3 इंटू मध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बहुलक मतलब मोड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन मतलब मीन, या आप मीन लिख सकते हैं, मीन। तो बहुलक बराबर 3 गुना मध्यिका माइनस 2 गुना समांतर माध्य, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो बहुलक बराबर 3 गुना मध्यिका 2 गुना समांतर माध्य, मतलब इसका थर्ड पॉइंट ठीक हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 2 का क्या पॉइंट। चित्र में PS बटे SQ दिया है PT बटे TR, ठीक है, और PST बराबर दिया है PRQ। सिद्ध कीजिए PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए हमें ये बात सिद्ध करनी है, किस तरह से इसको सॉल्व करें। क्या दिया है, दिया है देखिए PS बटे SQ, तो लिखेंगे दिया है PS बटे SQ इज इक्वल टू PT बटे TR, ठीक है। ये क्या है, यदि PS बटे SQ PT बटे TR हो तो क्या हो जाएगा, ST समांतर हो जाएगा QR के। तो लिखेंगे ST पैरेलल, ST समांतर होगा QR के, यानी कि चूंकि ST पैरेलल होगा QR के, ये लिखेंगे आधारभूत प्रमेय के, आधारभूत प्रमेय के विलोम से, आधारभूत प्रमेय के विलोम से, आधारभूत प्रमेय के विलोम से। यदि PS बटे SQ PT बटे TR है तो ST पैरेलल होगा QR, ST पैरेलल होगा QR के, आधारभूत प्रमेय के विलोम से। अब आप ध्यान देंगे, अब देखिए PST, इसलिए कोण PST इज इक्वल टू PST बराबर होगा कोण PQR के, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। ये कोण क्या है, यहाँ संगत कोण है, संगत कोण है ये, ठीक है, ये हो जाएगा कि संगत कोण।
और दिया क्या है, दिया है पीएसटी बराबर पीक्यूआर दिया है, ठीक है। क्या दिया है, कोण पीएसटी बराबर पी आर क्यू, ये इक्वेशन होगी जी आपकी सेकंड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, देखिए पीएसटी बराबर है पीक्यूआर के और पीएसटी बराबर है पीआरक्यू के, तो हम इन दोनों को बराबर रख लेंगे। तो ये होगा पीक्यूआर, कोण पीक्यूआर बराबर है पीआरक्यू, कोण पीक्यूआर बराबर है पीआरक्यू। अब ध्यान देंगे यार, ये हो गया आपका PQR और PRQ, ये दोनों एक दूसरे के मतलब क्या है, बराबर है। जब ये दोनों कोण बराबर है PQR के बराबर कौन सी भुजा है, PR, और PRQ के बराबर कौन सी भुजा है, PQ, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे PQ बराबर PR, तो लिखेंगे PQR बराबर है PRQ, तब PQ बराबर PR, PQ बराबर हो गया जी PR, PQ बराबर PR। ये बात हमें सिद्ध करनी थी कि एक त्रिभुज के हमें दो भुजा बराबर दिखानी थी। तो लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इस तरह से। अब हम देखेंगे 2 का ख पॉइंट में दिया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान क्या है। चलिए देखिए क्या दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे किसके हैं, बटे में है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखिए आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ये सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके होता है, 1 के, ठीक है। तो इसको मैं 1 लिख सकता हूं, 1, ठीक। अब देखिए cos 60 का मान होता है जी 1/2 और फिर cos 30 का मान होता है √3/2 और हमें निकालना है sec 30 का, तो sec 30 का इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 और tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान क्या होता है 1। इन सब वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 5, cos 60 का मान कितना हो गया, cos 60 का मान हो गया जी 1/2 का स्क्वायर और ये हो गया 4। sec स्क्वायर 30 को मैं लिख सकता हूं 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर और tan 45 का मान होता है 1 का वर्ग, मतलब 1 का वर्ग हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 5, 1 का वर्ग कितना होगा 1 और 2 का वर्ग हो गया 4, 5 गुणा, अब ये हो गया 4, अब 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और √3 का वर्ग हो गया 3 और 1 का वर्ग कितना हो गया, 1 का वर्ग हो गया 1, अपोन में किसके हैं 1 के। तो 1 तो खत्म है क्योंकि 1 से इसको भाग देंगे, टोटल यही आ जाएगा। अब ये कितना होगा 5/4, 5/4 और ये कितना हो गया 4 चौक 16, 16/3 और ये कितना हो गया -1, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, करिए इसको सोल्व। तो ये हो गया 5/4
इसको थोड़ा यहाँ देखिए, होगा 3, एलसीएम ले लिया हमने 16 और -3, ठीक है। इसको थोड़ा करेंगे हम, तो 5/4 प्लस 5/4, 16 में से 3 घटा दिया 13, 13/3, इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, ठीक है 12। और ये कितना होगा, 5 दिया 15 और 13 चौका 52, तो ये कितना हो गया 5 2 7, 5 और 1 6/12, तो 67/12। या हम कर सकते हैं क्या, 12 से हम 67 को भाग देंगे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो 67 में से 60 घटा दिया, कितना हो गया 7, तो 5 सही 7/12 भी इसका आंसर हो सकता है। 5 सही 7/12 इसका आंसर हो जाएगा। ये इनके फॉर्मूले, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 का गैप पॉइंट। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है के किनारे आपस में मिले हुए हैं, इससे प्रत्येक घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप मान लेंगे, या देखिए माना घन की प्रत्येक कोर a सेंटीमीटर, प्रत्येक कोर या भुजा a सेंटीमीटर है, प्रत्येक कोर a सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना है घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन दिया है भाई आपको 64 सेंटीमीटर की घात 3, 64 सेंटीमीटर की घात 3। घन का आयतन होता है a क्यूब, कितना होता है a क्यूब, तो ये हो गया 64, तो a की घात 3 बराबर, अब 64 को मैं लिखूंगा 4 की घात 3, इसका मुझे घनमूल लेना है, तो इम्प्लाइज दैट, तो a बराबर कितना हो गया भाई 4 सेंटीमीटर। अब a क्या है, ये a बराबर 4 सेंटीमीटर दोनों घनों की क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। ये दो घन है आपके पास में जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है इसकी, और ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई लंबाई चौड़ाई जब 4 सेंटीमीटर है, और दो घनों को मिलाकर के एक घनाभ बनाया जाता है, दो घनों को मिलाकर के एक घनाभ बनाया जाता है। तो अब हमें इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे घनाभ के लिए, घनाभ के लिए, घनाभ के लिए, घनाभ के लिए हमें निकालनी है लंबाई। क्या निकालनी है, सबसे पहले हम लिखेंगे लंबाई L बराबर, लंबाई L बराबर ये हो जाएगी 4 4 8, 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, लंबाई इतनी होगी। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई, चौड़ाई b बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकालेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 2 गुना लंबाई चौड़ाई LBBH, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, ये होता है। तो आप इसको इस तरह से यहाँ सोल्व करेंगे, 2 गुना लंबाई चौड़ाई क्या है, लंबाई है आपकी 8, चौड़ाई है 4, और चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 4, और ऊंचाई है 4 और लंबाई है 8, ठीक है। तो ये होगा 2, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32, तो ये कितना होगा 2, 32 32 64, 64 और 16, तो ये होगा 32 32 64 प्लस 16, तो 2 जोड़िए इसको, 6 4 10 की 0 7 1 8,
80 हो गया। तो 2 की और 80 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 160 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह का। अब देखेंगे 2 का गैप आएगा। एक कारखाने के 50 कर्मियों की दैनिक आय निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। दैनिक आय रुपयों में कर्मियों की संख्या 120 से 100 से 120 की कर्मियों की संख्या कितनी है 12 है। और जो 120 से 140 रुपया कमाते हैं वो 14 है। ठीक है। 140 से जो 160 रुपया कमाते हैं वो 8 कार्मिक है। 160 से 180 रुपया जो कमाते हैं वो 6 कार्मिक है। 180 से 200 रुपया कमाते हैं वो 10 कार्मिक है। तो सबसे अधिक जो कार्मिक हैं वो 14 हैं, यानी कि 120 से 140 रुपया 14 कार्मिक कमाते हैं। कितने कार्मिक कमाते हैं 14 कार्मिक। ठीक है। तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा, इसका बहुलक हो जाएगा 14। तो लिखेंगे बहुलक क्या हो जाएगा आपका, बहुलक हो जाएगा जी 14। बहुलक हो जाएगा 14। और दैनिक आय रुपयों में कितनी हो जाएगी 120 से 40। मतलब बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा भाई, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग हो जाएगा 120 से 140। अब हमें निकालना है, वो बोल रहा है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो निम्न सीमा होती है ये वाली L1, ये होती है L2। तो अब हम निकाल लेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। रखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसको हम मान लेंगे L1 बराबर कितना 120। अब निकालना है बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, 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 बहुलक वर्ग की उच्च सीमा कितनी हो जाएगी 140। L2 बराबर, इसको L2 बराबर रखेंगे 140। तो ये हो जाएगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L1, ये हो जाएगी बहुलक वर्ग की उच्च सीमा L2। L1 L2 ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। तो आज हमारे ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यदि मेरे द्वारा समझाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।